ब्रेस्ट में दर्द और दिमाग में एक अलार्म सा बज उठता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा डर है जो मुझे लगता है ज्यादातर महिलाओं के मन में कभी ना कभी एक पल के लिए ही सही जरूर आता होगा। शरीर का एक छोटा सा सिग्नल होता है, पर हमारा दिमाग उसे लेकर सीधे सबसे खराब नतीजे पे पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी डर की धुंध को हटाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो डॉक्टर अतुल गुप्ता के विचारों पर आधारित हैं, जो इस पूरे विषय को बहुत ही साफ और शांत तरीके से समझाते हैं। तो चलिए इस डर और सच्चाई के बीच के फर्क को समझते हैं। हाँ, ताकि डर की जगह समझ ले सकें। और शायद हमें शुरुआत ही सबसे जरूरी बात से करनी चाहिए, ताकि जो लोग ये डर लेकर सुन रहे हैं उन्हें थोड़ी राहत मिले। डॉक्टर गुप्ता का जो मुख्य संदेश है वो एकदम साफ है। 90% से ज्यादा मामलों में ब्रेस्ट में होने वाला दर्द कैंसर का संकेत नहीं होता। 90%? जी, 90% से ज्यादा। ये एक बहुत ही आम समस्या है, खासकर 50 साल से कम उम्र की महिलाओं में। अच्छा। और इसके कारण अक्सर बहुत मामूली होते हैं, जिनका कैंसर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ओके, ये सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। 90% से ज्यादा, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये कैंसर नहीं है तो फिर ये दर्द होता क्यों है? क्योंकि दर्द तो असली है ना? बिल्कुल। और इस दर्द को समझने के लिए हम इसे 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कैटेगरीज कैसी? ये एक तरह का मेंटल मॉडल है जो डॉक्टर गुप्ता के स्रोतों से निकल कर आता है। पहला है साइक्लिकल दर्द। साइक्लिकल मतलब जो एक साइकिल में हो? हाँ, यानी वो दर्द जो आपके शरीर की घड़ी, आपके मासिक चक्र के साथ चलता है। और दूसरा है नॉन साइक्लिकल, जिसका मासिक चक्र से कोई लेना देना नहीं। एग्जैक्टली, जो आपकी जीवन शैली, किसी चोट या दूसरी वजहों से जुड़ा हो सकता है। और अच्छी खबर ये है कि ये दोनों ही आमतौर पर कैंसर के कैटेगरी में नहीं आते। साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल, ये सुनने में काफी हेल्पफुल लग रहा है। तो साइक्लिकल दर्द, जिसका जिक्र आपने पहले किया, उसका मतलब क्या है? स्रोतों में एक शब्द है साइक्लिकल मेस्टेल्जिया। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, साइक्लिकल मेस्टेल्जिया सुनने में भले ही कोई बड़ा मेडिकल टर्म लगे, पर इसका मतलब सिर्फ वही दर्द है जो पीरियड्स के साइकिल के साथ आता और जाता है। अच्छा। होता यह है कि महीने के कुछ खास दिनों में, खासकर पीरियड से पहले, शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है। हार्मोन्स का खेल है सारा। बिल्कुल। ये हार्मोन्स ब्रेस्ट के दूध बनाने वाले ग्लैंड्स और डक्ट्स को उत्तेजित करते हैं, जिससे उनमें हल्की सूजन और पानी भर जाता है। इसी वजह से ब्रेस्ट भारी, संवेदनशील और दर्द भरे महसूस होते हैं। और ये दर्द अक्सर दोनों ब्रेस्ट में होता है? हाँ, अक्सर दोनों में, और खासकर ऊपरी और बाहरी हिस्से में महसूस होता है। और जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं, हार्मोन्स का स्तर बदलता है और ये दर्द अपने आप चला जाता है। ये शरीर की एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। ये समझ आता है। और नॉन साइक्लिकल दर्द के क्या कारण हो सकते हैं? क्या वो भी इतने ही आम हैं? हाँ, ये भी काफी आम है। इसमें सबसे पहली वजह होती है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब गलत साइज की या बिना सपोर्ट वाली ब्रा पहनना, खासकर एक्सरसाइज के दौरान। हमारे ब्रेस्ट में कोई मसल्स तो होती नहीं है, उन्हें लिगामेंट सपोर्ट करते हैं, जिन्हें कूपर्स लिगामेंट्स कहते हैं। जब सही सपोर्ट नहीं मिलता तो इन लिगामेंट्स में खिंचाव आता है, जिससे एक तरह का खिंचाव वाला दर्द होता है। तो ये तो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल। दूसरी बड़ी वजह है तनाव, स्ट्रेस। हाँ, और ये सिर्फ दिमागी नहीं है, इसका एक केमिकल कनेक्शन है। जब हम लंबे समय तक तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। ओके। ये हार्मोन्स शरीर के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। जो तनाव हम काम या घर पर महसूस कर रहे हैं, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर इस तरह भी दिख सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा कभी-कभी ब्रेस्ट में कोई मामूली सी गांठ, जिसे फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, या कोई सिस्ट पानी की थैली, वो भी दर्द का कारण हो सकती हैं। और ये पूरी तरह से बिनाइन यानी गैर कैंसर वाली होती हैं। ये सुना काफी रियश्योरिंग है, पर यहीं मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या इस आश्वासन का एक दूसरा पहलू भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे सुनकर लोग असली चिंताजनक लक्षणों को भी नॉर्मल समझ पर नजरअंदाज कर दें? वो बारीक रेखा कैसी खींची जाए जब हमें सोचना चाहिए कि नहीं, ये सिर्फ हार्मोन या तनाव नहीं है, मुझे इसे गंभीरता से लेना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है,
और यहीं पर जागरूकता और लापरवाही के बीच का फर्क आता है। डॉक्टर गुप्ता कुछ बहुत ही साफ रेड फ्लैग्स बताते हैं। जैसे कि पहला और सबसे बड़ा संकेत है दर्द की प्रकृति। अगर दर्द साइक्लिकल नहीं है, मतलब पीरियड्स के साथ आता जाता नहीं बल्कि लगातार बना हुआ है और समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब जो ठीक नहीं हो रहा। हाँ, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा है दर्द की लोकेशन। हार्मोनल दर्द अक्सर फैला हुआ होता है, पूरे ब्रेस्ट में एक भारीपन सा लगता है। लेकिन अगर दर्द सिर्फ एक ही जगह पर, एक सिक्के जितनी जगह पर केंद्रित है और उंगली रखने पर बस वही महसूस होता है, तो ये ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि ये किसी एक खास जगह पर हो रही गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। बिल्कुल, मतलब दर्द का पैटर्न और लोकेशन, ये दो बड़े क्लू हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है दर्द के साथ जुड़े दूसरे लक्षण। अच्छा, क्या दर्द के साथ उस जगह पर कोई गांठ महसूस हो रही है? क्या ब्रेस्ट की त्वचा में कोई बदलाव दिख रहा है? त्वचा में बदलाव जैसे त्वचा का मोटा हो जाना, लाल हो जाना या संतरे के छिलके जैसा दिखना, जिसे पोड्योरेंज कहते हैं। या फिर क्या निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, खासकर अगर वो खूनी हो, पानी जैसा साफ हो या बिना दबाए अपने आप निकल रहा हो। ओहो। ये सारे लक्षण अकेले दर्द से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर दर्द इन लक्षणों के साथ आ रहा है तो उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर एक बात मेरे लिए पूरी तरह से उल्टी पड़ गई है। क्या? मैं हमेशा सोचता था कि दर्द ही खतरे का सबसे बड़ा संकेत है, लेकिन आप कह रही हैं कि दर्द के बिना एक गांठ होना ज्यादा चिंता की बात हो सकती है। हाँ, ये जानकारी तो पूरे नैरेटिव को ही बदल देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और ये शायद आज की चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। डॉक्टर गुप्ता के सोर्सेज से ये बात बार बार सामने आती है कि ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती स्टेज में ज्यादातर मामलों में दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता? नहीं, कैंसर आमतौर पर एक पेनलेस लंप यानी बिना दर्द वाली गांठ के रूप में शुरू होता है। होता यह है कि कैंसर कोशिकाएं जब बढ़ना शुरू करती हैं तो शुरुआती दौर में वे आसपास की नसों पर इतना दबाव नहीं डालती कि दर्द पैदा हो। अच्छा। इसीलिए मरीज को अक्सर एक गांठ महसूस होती है जिसमें कोई दर्द नहीं होता, और वे सोचते हैं अरे दर्द तो है नहीं, तो कोई खतरनाक चीज नहीं होगी। और इसी वजह से डॉक्टर के पास जाने में देरी हो जाती है। बिल्कुल। दर्द अक्सर तब होता है जब ट्यूमर बड़ा होकर आसपास के टिश्यू या नसों पर दबाव डालने लगता है, जो कि एक एडवांस स्टेज हो सकती है। वाह, ये एक ऐसा फैक्ट है जो हर किसी को पता होना चाहिए। इसने तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फोकस सिर्फ दर्द पर नहीं बल्कि किसी भी तरह के बदलाव पर होना चाहिए, चाहे वो दर्द के साथ हो या बिना दर्द के। प्रिसाइसली। डर इस बात से नहीं होना चाहिए कि दर्द हो रहा है, बल्कि जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि शरीर में कोई भी असामान्य बदलाव हो तो उस पर ध्यान देना है। एक ऐसी गांठ जो पहले नहीं थी, त्वचा में कोई बदलाव जो पहले नहीं था, निपल का अंदर धंस जाना, ये सब दर्द से ज्यादा जरूरी संकेत हो सकते हैं। ये पूरी तरह से नजरिए को बदल देता है। तो अब मान लीजिए किसी को ये चिंताजनक लक्षण दिखते हैं, जैसे एक जगह पर लगातार दर्द या एक पेनलेस लंप, तो जाहिर है उनके दिमाग में अलार्म बज जाएगा। उस स्थिति में ये स्पष्टता पाने का रास्ता क्या है? लोगों के मन में जांच की प्रक्रिया को लेकर भी एक अलग तरह का डर बैठ जाता है। बड़े बड़े टेस्ट, स्कैन, बायोप्सी। हाँ, और जांच के नाम का डर कई बार लोगों को डॉक्टर तक जाने से ही रोक देता है। इसलिए इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। जांच का मतलब सीधे बायोप्सी नहीं होता, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला कदम हमेशा डॉक्टर से मिलना और एक फिजिकल जांच करवाना होता है। डॉक्टर लक्षणों के बारे में पूछेंगे, दर्द के पैटर्न को समझेंगे, और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उम्र के हिसाब से अगला कदम तय होता है। अगर महिला की उम्र 40 साल से कम है तो आमतौर पर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जाती है। अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी क्यों नहीं? क्योंकि कम उम्र में ब्रेस्ट टिश्यू काफी घने मतलब डेंस होते हैं, और मैमोग्राफी में घने टिश्यू और ट्यूमर दोनों सफेद दिखते हैं, तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। अच्छा। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है और घने टिश्यू में भी गांठों को साफ साफ दिखा सकता है। और 40 से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए? उनके लिए मैमोग्राफी को स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि उम्र के साथ टिश्यू कम घने हो जाते हैं और मैमोग्राफी ज्यादा कारगर होती है।
तो ये उम्र और टिश्यू की डेंसिटी पर निर्भर करता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और बायोप्सी कब होती है? बायोप्सी इस प्रक्रिया का आखिरी कदम है और सिर्फ तभी किया जाता है जब अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी में कोई संदिग्ध चीज नजर आती है। मतलब भी कैंसर नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, बस ये कि डॉक्टर को और स्पष्टता चाहिए। बायोप्सी में एक पतली सुई से उस जगह से टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसे जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। सिर्फ यही एक टेस्ट है जो 100% कंफर्म कर सकता है कि गांठ कैंसर वाली है या नहीं। तो पूरी प्रक्रिया एक फिल्टर की तरह है। हाँ, जिसमें ज्यादातर लोग शुरुआती स्टेज पर ही चिंता मुक्त हो जाते हैं। और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता कहते हैं, जांच का मतलब डरना नहीं, स्पष्टता पाना होता है। जांच का मतलब डरना नहीं, स्पष्टता पाना होता है। ये बात अपने आप में बहुत ताकत देती है। मुझे लगता है आज हम डर की धुंध से निकलकर अब स्पष्टता की रोशनी में आ गए हैं। हमारी पूरी चर्चा का जो मुख्य संदेश है वो इसी विचार के इर्द गिर्द घूमता है, डर और जागरूकता के बीच का फर्क। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है जो इस फर्क को साफ करती है। जागरूकता का मतलब पैनिक नहीं, जागरूकता का मतलब समझ के साथ एक्शन लेना होता है। बिल्कुल, पैनिक तब होता है जब हम बिना जानकारी के सिर्फ सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं, और जागरूकता तब होती है जब हम जानकारी का इस्तेमाल करके सही समय पर सही कदम उठाते हैं। मतलब अगर दर्द साइक्लिकल और सामान्य लग रहा है तो जागरूक होकर उसे मॉनिटर करना। हाँ, और अगर लक्षण रेड फ्लैग्स वाले हैं तो जागरूक होकर बिना देरी के डॉक्टर से मिलना। ये बॉडी लिटरेसी का हिस्सा है, अपने शरीर के संकेतों को पढ़ना और समझना, उनसे सिर्फ डरना नहीं। तो अंत में डॉक्टर गुप्ता अपने मरीजों को क्या अंतिम आश्वासन देते हैं इस पूरी जानकारी को समेटने के लिए? वो कुछ बातें बार बार दोहराते हैं ताकि ये मन में बैठ जाए। पहली, ब्रेस्ट पेन का सबसे आम कारण गैर कैंसर वाला होता है। ठीक है। दूसरी, कई बार इस दर्द को साधारण उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे सही फिटिंग की ब्रा पहनना, हीटिंग पैड का इस्तेमाल, तनाव कम करने के लिए योग या मेडिटेशन। और शायद डाइट में भी कुछ बदलाव। हाँ, कैफीन का सेवन कम करना, क्योंकि ये भी कुछ महिलाओं में दर्द को बढ़ा सकता है। और उनका सबसे बड़ा और अंतिम संदेश यही है कि अगर मन में जरा सी भी शंका या चिंता हो तो गूगल पर ना जाए। बिल्कुल, गूगल पर जवाब ढूंढने या दोस्तों से पूछने की बजाय डॉक्टर से बात करना ही सबसे अच्छा और सुरक्षित कदम है। एक विशेषज्ञ ही आपको सही सलाह और मन की शांति दे सकता है। तो आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता का मुख्य संदेश कहता है, ब्रेस्ट पेन अक्सर कैंसर नहीं होता, लेकिन अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना और सुनना जरूरी होता है। इस जानकारी का उद्देश्य बेवजह के डर को कम करना है और महिलाओं को अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने के लिए सशक्त बनाना है, ताकि वे डर के बजाय समय पर सही एक्शन लेने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बिल्कुल। और यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ता है। आज हमने दर्द और कैंसर के बीच के संबंध को समझा, जो एक प्रत्यक्ष लक्षण है, एक ऐसा संकेत जिसे हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये हमें उन जोखमों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है जो दिखाई नहीं देते, जो साइलेंट होते हैं। हमारे सोच में अगले विषय का जिक्र है जो पारिवारिक इतिहास से जुड़ा है। अच्छा। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। आज हमने दर्द जैसे एक दिखने वाले लक्षण की बात की, लेकिन क्या किसी जोखिम कारक जैसे कि पारिवारिक इतिहास का ना होना हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास दे सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ तो हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। पर क्या ये सच है? ये सवाल हमें अपनी समझ को और भी गहरा करने के लिए प्रेरित करता है, उन अदृश्य पहलुओं के बारे में सोचने के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।